Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you all are doing good. Today we will practice full paper 2 super test series 2 for the BPSC Public Sanitary Waste Management Officer exam in both languages Hindi and English. तो आज हम फुल पेपर सॉल्व करेंगे. ये पेपर का टाइम जो है 2 आवर्स का है और इसका टोटल मार्क्स 100 मार्क्स है. टोटल हम 125 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ऑलरेडी हमने सुपर टेस्ट सीरीज 1 जो है उसको ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो जिस भी कैंडिडेट ने वो सॉल्व नहीं किया पेपर वो भी सॉल्व कर ले. और इस चैनल पर हमने थ्योरी सीरीज के 1 to 15 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पर ही हमारे. और साथ में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 1 to 20 सुपर टेस्ट सीरीज यहाँ पर कवर कर दी गई हैं. तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये सब सुपर टेस्ट सीरीज को सॉल्व नहीं किया वो सॉल्व कर ले. और जिन भी कैंडिडेट्स के लिए बुक की रिक्वायरमेंट है उनके लिए हमने एक बुक लॉन्च की है. तो हमारे चैनल के थ्रू हम बोथ लैंग्वेजेस में हिंदी और इंग्लिश में विद सुपर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट के साथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कंप्लीट सिलेबस के लिए एक बुक प्रोवाइड कर रहे हैं. और साथ में जो अपडेटेड करंट अफेयर मटेरियल है उसके लिए भी हम पीडीएफ उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करेंगे. तो बुक रिक्वायरमेंट के लिए आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलेंगी. तो व्हाट्सएप के लिए हमने यहाँ पर नंबर आपको मेंशन कर दिया है. इसके रिगार्डिंग बुक और स्टडी मटेरियल के लिए आप वहाँ पर क्यूरीज पुट कर सकते हैं. तो सारा प्रोसेस वहाँ पर गिवन है. आपको ग्रुप ज्वाइन करना है. आफ्टर दैट आप हमें ईमेल आईडी और इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी सारी डिटेल्स सेंड करेंगे एज पर द गिवन प्रोसेस देयर. तो जिन भी कैंडिडेट्स के लिए इस एग्जाम को क्रैक करना जरूरी है वो सीरियसली हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए. और कुछ कैंडिडेट्स की ये क्वेरीज है कि मैम इस बुक को पढ़ने के बाद क्या हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. तो आप सभी के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है ये बुक है. सबसे पहले आप बुक को अच्छे से रीड कीजिए और जो हम आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, जो करंट अफेयर्स आपको देंगे उतना ही आप पढ़ लेंगे तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. तो हमारे लेक्चर्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए, बुक के अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉलो करते रहिए. स्ट्रैटेजी जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप प्रिपरेशन करते रहिए. बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना परसेंट इस बुक से गेन कर सकते हैं. तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. तो आज की सुपर टेस्ट सीरीज में हम सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. आप सभी को कमेंट सेक्शन में विद द सीरियल नंबर अपना आंसर देना है और साथ में क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है, उसके बाद भी आपको आंसर देना है, सो दैट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए और आपका क्वेश्चन गलत ना हो. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सुपर टेस्ट सीरीज फॉर द पेपर 2. Start with the test paper. All the best to all of you. Perform well in today's test series. Question number 1 is, according to the Indian Standard Code of Practices, the minimum total domestic consumption for a town or a city with full flushing system should be taken in terms of liters per head per day as. भारतीय मानक व्यवहार संहिता के अनुसार पूर्ण फ्लशिंग प्रणाली वाले किसी शहर के लिए न्यूनतम कुल घरेलू खपत लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किस रूप में लेनी चाहिए. ऑप्शंस हैं ए 100 लीटर पर हेड पर डे, बी 150, सी 200, डी 250 एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर ध्यान से दीजिएगा सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन 200 लीटर हेड पर डे. सो जो ऑर्डिनरी कंडीशंस होती है उसमें जो मिनिमम वाटर डिमांड होती है किसी भी टाउन या सिटी के लिए फॉर द फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए वो कितनी होती है, 200 लीटर पर हेड पर डे होती है. तो आपको ये याद रखना है, ये फैक्ट्स इस तरह के एग्जाम में आएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिकमेंडेड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस इंस्टीट्यूशन. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विभिन्न संस्थानों के लिए अनुशंसित पानी की आवश्यकता से सही ढंग से मेल नहीं है. ऑप्शंस हैं आपके ए सिनेमा, कंसर्ट हॉल एंड थिएटर्स 15 लीटर्स पर हेड पर डे, बी एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट 10 लीटर्स पर हेड पर डे, सी टर्मिनल स्टेशन 45 लीटर्स पर हेड पर डे एंड डी इज होटल्स 55 लीटर्स पर हेड पर डे. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज डी ऑप्शन. तो इसमें डी ऑप्शन गलत है. जो होटल्स हैं, होटल्स के लिए कितना होता है रिक्वायरमेंट, 180 लीटर्स पर हेड पर डे. तो 180 लीटर पर हेड पर डे रिक्वायरमेंट है जो रिकमेंडेड वाटर रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूशंस के लिए. तो ये सारे इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ मेंशन किया है, आपको याद रखना है. सिनेमास के लिए 15 लीटर है, हवाई बंदरगाह के लिए 10 लीटर है और टर्मिनल स्टेशन के लिए 45 लीटर है और होटल्स के लिए 180 लीटर पर हेड पर डे है.
क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल आर। नलकूपों से पानी उठाने के लिए सभी हाथ से चलने वाले पंप कौन से हैं? ए रेसिप्रोकेटिंग पंप, बी सिलेंडर पंप, सी पिस्टन पंप एंड डी हैंडल पंप। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ए ऑप्शन, रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो जो ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप्स होते हैं किसी भी वाटर को लिफ्ट करने के लिए फ्रॉम द ट्यूबवेल, वो क्या उनसे पंप यूज किए जाते हैं? रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप, पारस्परिक पंप बोलते हैं जिन्हें। तो जो ये पंप होते हैं नॉर्मली यूज किए जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, और साथ में जो इरिगेशन होती है, खेतों की सिंचाई होती है, उसमें भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉमनली यूज फॉर स्पेसिंग डिजाइन ऑफ टाइल ड्रेनिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज। टाइल ड्रेनेज सिस्टम की स्पेसिंग डिजाइन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले गणितीय व्यंजक को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए वीटी चो इक्वेशन, बी हुगोट इक्वेशन, सी हार्टन इक्वेशन, डी आरजे गार्डे इक्वेशन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। राइट आंसर है बी ऑप्शन, हुगोट इक्वेशन। तो हुगोट ड्रेनेज इक्वेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो वाटर डिवाइड होता है बिटवीन द ड्रेन्स, उसकी हम इक्वेशन के थ्रू वैल्यू निकालते हैं, और इसमें जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ड्रेन का, उसको फाउंड किया जाता है एक डिस्टेंस से। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? m इज इक्वल टू L/2। इसमें m है वो डिनोट करता है कि जो मिडवे है बिटवीन द ड्रेन, जो बीच का जो स्पेस होता है बिटवीन द ड्रेन्स एरिया, उसको डिनोट करते हैं m से। तो ये ह्यूगोट इक्वेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1989, बी बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, सी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2000 एंड डी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस रूल 1972। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन। सो वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस रूल, जल रोकथाम और प्रदूषण उपकर के नियंत्रण नियम कब आया था? 1978 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट द solubility of a gas in a liquid is proportional to the partial pressure of that gas in contact with the liquid। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि किसी तरल में गैस की घुलनशीलता तरल के संपर्क में उस गैस के आंशिक दबाव के समानुपाती होती है? ऑप्शंस आर ए फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, बी हिग्स लॉ, सी हेनरी लॉ एंड डी हार्डे-वेनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है सी ऑप्शन, हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के टर्म्स में जो हेनरी लॉ होता है ये गैस लॉ होता है, जो स्टेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ डिजोल्व गैस है किसी भी लिक्विड के अंदर। तो जो ये अमाउंट ऑफ डिजोल्व गैस, जो घुली हुई गैस है किसी भी लिक्विड के अंदर, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये पार्शियल प्रेशर के अबव द लिक्विड के ऊपर जो एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है, हेनरी लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 इज द ऑर्गेनिक लोडिंग इन अ ट्रिकलिंग फिल्टर इज मेजर्ड इन। एक ट्रिकलिंग फिल्टर में कार्बनिक लोडिंग को कैसे मापा जाता है? ऑप्शंस आर ए केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे, बी ऑप्शन इज ग्राम पर हेक्टेयर मीटर पर डे, सी क्यूबिक मीटर पर डे एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, केजी पर हेक्टेयर पर मीटर डे। तो ऑर्गेनिक लोडिंग जो होती है किसी भी ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर, उसको कैसे हम मेजर करते हैं? आपसे यूनिट पूछ लेंगे डायरेक्टली, तो होता है केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे। क्वेश्चन नंबर 8 इज
Which of the following statement is are correct regarding the trickling filter waste water treatment? ट्रिकलिंग फिल्टर अपशिष्ट जल उपचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शंस हैं ए ट्रिकलिंग फिल्टर यूज टू रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर, बी trickling filter is an aerobic treatment system utilize the microorganism attached to a medium to remove the organic matter from the wastewater. C. This type of system is common to a number of technologies such as rotating biological contractors and packed bag reactors. D. Is these system known as attached growth processes and in contrast in which microorganisms sustained in a liquid known as suspended growth processes. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ट्रिकलिंग फिल्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो ये बहुत जरूरी टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो ये सारे कथन यहाँ पर सही हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो अपशिष्ट जल से जो कार्बनिक पदार्थ है उसको हटाने के लिए ट्रिकलिंग फिल्टर का उपयोग किया जाता है। अदर स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एज इट इज याद कर लीजिए। Question number 9 is which of the following statement is are not correct regarding slow sand filter and rapid sand filter? स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको नॉट करेक्ट बताना है। ऑप्शन है ए स्लो सैंड फिल्टर यूज्ड इन द वाटर प्योरिफिकेशन फॉर ट्रीटिंग द रॉ वाटर टू प्रोड्यूस अ पोर्टेबल प्रोडक्ट। B. Rapid sand filter is a type of filter used in the water purification, commonly used in municipal drinking water facility as a part of multiple stage treatment system. C. Length and breadth of the tank determined by the flow rate desired by the filter have a loading rate of 20 to 40 liters per square meter per hour. D. Rapid sand filter typically designed as a part of multi-stage treatment system used by the large municipality. E. None of the above, more than one of the above. So सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। देखते हैं क्या गलत है। जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है टैंक की उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, पता कैसे चलाते हैं लेंथ और ब्रेड्थ का? बाय द फ्लो रेट के द्वारा। तो जो भी किसी डिजायर फिल्टर का फ्लो रेट होता है उसके द्वारा उसका लेंथ और ब्रेड्थ को हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो लोडिंग रेट रहता है वो कितना होता है? 200 से 400 लीटर पर स्क्वायर मीटर पर आवर होता है। तो यहाँ पे 20 to 40 की जगह क्या आ जाएगा? 200 to 400 लीटर्स आ जाएगा। अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सैंड फिल्टर और स्लो फिल्टर के लिए सभी कथन सही हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 इज द यील्ड ऑफ अ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ स्लो सैंड फिल्टर इज। धीमी रेत फिल्टर की तुलना में तीव्र गुरुत्व फिल्टर की उपज क्या है? ए 10 टाइम्स, बी 15 टाइम्स, C 20 times and D 25 times. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। Try to give your answer. आंसर है E ऑप्शन none of the above। तो none of the above भी आंसर हो सकता है बिकॉज यहाँ पर कितने टाइम्स होती है? ये 30 टाइम्स होती है, तो 30 गुना होती है। जो यील्ड होती है किसी भी धीमी रेत वाले फिल्टर की तुलना में जो तीव्र फिल्टर होता है उसकी उपज कितनी होती है? 30 गुना ज्यादा होती है। Question number 11 is fresh domestic sewage has a slightly soapy and cloudy appearance depending upon its concentration. As time passes, the sewage becomes stale, darkening in which color with a pronounced smell due to microbial activity. ताजा घरेलू सीवेज में इसकी साधारणता के आधार पर थोड़ा सा साबुन और बादल जैसा दिखता है। जैसे जैसे समय बीतता है सीवेज बासी हो जाता है और माइक्रोबियल गतिविधि के कारण एक स्पष्ट गंध के साथ किस रंग में काला हो जाता है? तो आपको कलर बताना है। ए येलो, बी ग्रीन, सी ग्रे एंड डी ब्लू। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है सी ऑप्शन ग्रे कलर। तो ये ग्रे कलर का हो जाता है। Number 12 is which of the following is are not correct regarding the membrane filtration? membrane filtration के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? Options are A. Membrane filtration is a pressure driven separation process
that employs a membrane for only mechanical sieving of the particles and macromolecule. B. Membrane filtration is used for separating the components that are dissolved or suspended particles in the liquid. C. Membrane filtration involves passing a single feed stream through a membrane system that separates it into two individual streams known as permeate and retenuate. D is membrane filters act as a barrier to separate the contaminants from the water and they remove the particle contaminating the water. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है ए ऑप्शन. तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट गलत है. जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है ये एक प्रेशर ड्रिवन सेपरेशन प्रोसेस होती है. तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉर बोथ मैकेनिकल और केमिकल सीविंग ऑफ पार्टिकल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बनाई जाती है. तो यहाँ पर ओनली मैकेनिकल सीविंग पार्टिकल्स लिखा है. तो ये दोनों के लिए होती है. कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, मैकेनिकल या फिर केमिकल सीविंग पार्टिकल्स. तो इसलिए ए गलत हो जाएगा. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इसमें जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है इसको हम जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए यूज करते हैं. कौन से कंपोनेंट्स, जो डिसॉल्व्ड या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर. और जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन होता है इसके अंदर एक सिंगल फीड स्ट्रीम होता है जिसमें मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू जो सेपरेट करता है किसको, इंडिविजुअल स्ट्रीम्स के अंदर पार्टिकल्स को. तो इनको क्या बोला जाता है, परमिएट या फिर रिटेन्यूएट भी बोला जाता है. तो ये फिल्टर प्रोसेस ये पूरा हमने थ्योरी सीरीज में अच्छे से कवर किया है. आप सभी ने अगर थ्योरी सीरीज नहीं देखी है तो आप वहां से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. To question number 13, which of the following statement is are correct regarding the biomedical waste management rule 2016? बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में कौन सा कथन सही है. ऑप्शंस आर ए, बायोमेडिकल वेस्ट क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज इंस्टेड ऑफ 10 टू improve the segregation of waste at source. B is phase out the use of chlorinated plastic bag, gloves and blood bag within the 2 years. C. Ambit of the rule has been expanded to include the vaccination camps, blood donation camps, surgical camps or any other healthcare activities. D. State government to provide the land for setting up the common biomedical waste treatment and disposal facilities. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सही है. बायोमेडिकल वेस्ट को 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है इंस्टेड ऑफ द 10 कैटेगरीज. तो इसके अंदर जो फेस आउट होता है जिसमें क्लोरिनेटेड बैग्स, ग्लव्स या फिर ब्लड बैग्स को मींस फेस आउट किया गया है विद इन द 2 years के अंदर. तो इसमें जो रूल्स होते हैं उनको एक्सपेंड किया गया है कि जिसके अंदर वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप ये सभी इंक्लूड किए गए हैं और अदर जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज है उनको भी इसमें ऐड किया गया है. तो इसके अंदर जो प्री ट्रीटमेंट होता है लेबोरेटरी वेस्ट का या किसी भी माइक्रोबियल वेस्ट का, उसको डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन ऑन साइट प्रोसेस के थ्रू कैरिड आउट किया जाता है. और इसको कैरी आउट करने के लिए कौन सी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जो कि WHO या फिर नाको ने जो प्रोसेस प्रिस्क्राइब किया उसके अकॉर्डिंगली. सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो याद रखना है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य की जो सरकारें हैं उन्हें लैंड प्रोवाइड की जाती है कि वो सेटअप कर सकें जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट या डिस्पोजल फैसिलिटीज है. तो वो सब राज्य सरकार को प्रोवाइड की गई है. Question number 14 is, as per the figure from the Central Pollution Control Board, approximately 146 tons per day of incremental BMW is generated in the country due to the diagnostic activities, treatment and quarantine of COVID-19 patient. Approximately how much tons of the biomedical waste was generated in the country during the 2019? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 रोगियों की नैदानिक गतिविधियों, उपचार और संगरोध के कारण देश में प्रतिदिन लगभग 146 टन वृद्धिशील BMW उत्पन्न होती है. लगभग कितना टन जैव 2019 के दौरान देश में मेडिकल वेस्ट उत्पन्न हुआ है? आपके ऑप्शन है ए 290 टन्स पर डे, बी 380 टन्स पर डे एंड सी 512 टन्स पर डे, डी 616 टन्स पर डे. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर.
आंसर है डी ऑप्शन 616 टन्स पर डे। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द लिस्ट 1 एंड 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सो आपको इसमें से सही उत्तर की पहचान करनी है और सही सुमेलित करना है। ऑप्शन है आपके ए रेड बिन इन्फेक्शियस वेस्ट, बी येलो बिन नीडल्स विदाउट सिरिंज, सी ब्लू बिन प्लास्टिक वेस्ट एंड डी ब्लैक बिन ग्लास बोटल्स। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर है बी ऑप्शन। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो रेड बिन होता है वो प्लास्टिक वेस्ट के लिए होता है, येलो बिन इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए होता है, और जो ब्लू बिन होता है ग्लास बोटल्स के लिए होता है, और जो ब्लैक बिन होता है वो नीडल्स विदाउट द सिरिंज के लिए होता है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Question number 16. Which of the following statement is not correct regarding the solid waste management rule 2016? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? A. Rules are applicable not only to municipal area but also to urban agglomeration, census town, Indian Railway, SEZ, pilgrim places and so on. B option is partnership between waste generator and local bodies in Swachh Bharat has been introduced. C. In hilly area landfill should not be constructed. Transfer the station also should not be constructed at suitable location. D is compositing or biomethanation should be applied for processing biodegradable waste. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर, नोट करेक्ट बताना है आपको। आंसर है सी ऑप्शन। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। जो हिली एरियाज में लैंडफिल्स होता है इट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन दैट एरिया, और जो ट्रांसफर स्टेशन होता है इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट द सुटेबल लोकेशन। तो हिली एरियाज में जो लैंडफिल्स है इसको कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, जो ट्रांसफर स्टेशन होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक सुटेबल लोकेशन पे। तो इसलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। Question number 17. Solid waste causes the pollution to the environment in the following ways. ठोस अपशिष्ट निम्नलिखित तरीकों से पर्यावरण को प्रदूषण का कारण बनता है। क्या कारण है? ऑप्शन है आपके ए when burnt or unburnt solid waste emit the toxic fume and particulate matters. B when left unsegregated disposed safely they accumulate in the open landfill. C. They contaminate the groundwater by leaching of chemical and organic composition. D. They pollute the water bodies by rainwater, flood water, runoff when disposed carelessly. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. Answer is E option, more than one of the above. तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं, ई आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो अनट्रीटेड सॉलिड वेस्ट होता है उससे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। तो जब या कोई बर्न्ड या अनबर्न्ड कोई भी सॉलिड वेस्ट हो वो टॉक्सिक फ्यूम, उससे खतरनाक गैसेज निकलती हैं और पर्टिकुलेट मैटर्स भी निकलते हैं। तो जब हम उसको अनसेग्रीगेटेड छोड़ देते हैं या उसको अलग नहीं करते हैं टॉक्सिक मटेरियल को, या फिर उसको डिस्पोज नहीं करते हैं सेफली, तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है ओपन लैंडफिल्स में। तो इससे खतरा पैदा होता है इन्वायरमेंट को भी और वहाँ की जो इन्वायरमेंट है साथ में जो लोग हैं आसपास के उनको भी। और ये ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं लीचिंग प्रोसेस से। किसकी लीचिंग प्रोसेस? केमिकल और ऑर्गेनिक कंपोजिशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 is the Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974, amended 1988. It prohibits the disposal of polluting matters, untreated sewage into land, water bodies, wells, and in sewer. 2 is Municipal Solid Waste Management and Handling Rule 2000, mandate the urban local bodies for solid waste management. 3 is Batteries Management and Handling Rule 2001. Regulate the disposal of used lead acid batteries and others. It requires the bulk consumer to file half yearly return with the state pollution control board and allow the import of batteries only on registration with RBI and Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Choose the correct answer from the given quotes below. So options है आपके A 1 only, B 2 only,
C 1 and 2 only, and D 1, 2 and 3 only. And E option is none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज डी ऑप्शन. तो 1, 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. एज इट इज आपको याद रखनी है. जो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 है, इसको संशोधित किया गया था 1988 में. और इसमें जो प्रदूषणकारी पदार्थ होते हैं, सीवेज को और साथ में भूमि या जल निकाय, कुएं, सीवर, इन सबको निपटाने पर रोक लगाई गई थी. अदर जो ये नियम और जो रूल्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको भी आपको याद रखना है एग्जाम के लिए. Number 19, a report by the Press Information Bureau in 2016 put India's annual waste production at how many million tons with an average annual growth rate of 4%. 2016 में प्रेस सूचना ब्यूरो की एक रिपोर्ट ने भारत के वार्षिक अपशिष्ट उत्पादन को कितने मिलियन टन रखा है औसत वार्षिक वृद्धि दर के 4% के साथ. आपके ऑप्शन है A 32 मिलियन टन्स, B 42 million tons, and C 52 million tons, and D 62 million tons. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. Answer is D option. 62 million tons is the right answer. Question number 20. The World Bank study reveals that India was the world highest waste generating nation. According to 2016 estimate given by the study, India's annual waste generated is likely to touch 387.8 million tons in 2030 and 543.3 million tons by which year? विश्व बैंक के अध्ययन से पता चला है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा कचरा पैदा करने वाला देश था. अध्ययन द्वारा दिए गए 2016 के अनुमान के अनुसार भारत का वार्षिक कचरा 2030 में 387.8 मिलियन टन हो जाएगा और 543.3 मिलियन टन कब तक पहुंचने की संभावना है. ऑप्शन है A 2035, B 2040, C 2045 एंड D 2050. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है डी ऑप्शन. तो इसका राइट आंसर है 2050. तो 2050 तक कितना पहुंचने की संभावना है? 543.3 मिलियन टन. क्वेश्चन नंबर 21. On a daily basis, the country produces more than how much metric tons of solid waste according to 2019 India Today report, with almost 15,000 million ton of garbage remaining exposed every day. It has become a significant reason for rising the pollution level. 2019 इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार देश दैनिक आधार पर कितने मीट्रिक टन ठोस कचरे का उत्पादन करता है? लगभग 15,000 मीट्रिक टन कचरा हर दिन उजागर होने के साथ यह बढ़ते प्रदूषण के स्तर का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है. ऑप्शंस आर A 1.50 लाख मीट्रिक टन, B 1.75 lakh metric tons, and C 2 lakh metric tons, and D 2.50 lakh metric tons. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है A ऑप्शन. 1.50 lakh metric ton is the right answer. Question number 22. Match list 1 with list 2 and identify the correct answer from the quotes given below. Regarding the municipal waste is roughly classified into 5 categories. सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें. नगर निगम के कचरे के बारे में नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर की पहचान करें. A recyclable material, 1 glasses, bottle, can, paper, metal. B composite waste, tetra pack, toys. C biodegradable waste, kitchen waste, green waste such as flower, vegetable, fruit and leaves. D inert waste, rock construction material, debris. And E domestic hazardous and toxic waste, e-waste, medication, light bulb and fluorescent tubes. So आप सभी अच्छे से ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer in the comment section. आंसर है ए ऑप्शन. तो इसमें सभी मैच करेक्ट है. जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है, जो पूर्ण नवीकरण सामग्री है, उसमें क्या क्या आता है? गिलास, बोतलें, डिब्बे, कागज, धातु,
मिश्रित अपशिष्ट में टेट्रा पैक और खिलौने आ जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जो होता है उसके अंदर रसोई अपशिष्ट, हरा कचरा जैसे फूल, सब्जियां, फल और पत्ते। और निष्क्रिय अपशिष्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? चट्टाने, निर्माण सामग्री और मलबा। घरेलू खतरनाक और विषाक्त अपशिष्ट में क्या आता है? ई अपशिष्ट, दवा, प्रकाश बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रट लीजिए आप। Number 23, the World Bank report also noted that how much % of the world practices open dumping of the waste. विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के कितने प्रतिशत लोग खुले में कचरे को फेंकते हैं? A 23%, B 33% and C 43%, D 53%, E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन 33%. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 33%. क्वेश्चन नंबर 24, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ वेस्ट जनरेटिंग सिटीज इन इंडिया एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में कचरा पैदा करने वाले शहरों की सूची में कौन से शहर सबसे ऊपर है? ऑप्शंस आर ए पटना, बी ग्रेटर मुंबई, सी बैंगलोर, डी अहमदाबाद एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली. तो दिल्ली ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज में विद द मैक्सिमम वेस्ट जनरेशन. तो कितना कचरा यहाँ पर सबसे ज्यादा ये उत्पन्न करने वाला सिटी है, जिसमें 30.6 लाख टन कचरा जो है वो वेस्ट जनरेशन हुआ है. सेकंड नंबर पर ग्रेटर मुंबई आता है विद 24.9 लाख टन और थर्ड नंबर पर चेन्नई सिटी आती है 18.3 लाख टन के साथ. फोर्थ नंबर पर ग्रेटर हैदराबाद है और फिफ्थ पर बेंगलुरु है. तो आपको ये 1 to 5 सिटीज के नाम याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. नंबर 25, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इन विच डेट टू मेक ऑल सिटीज इन इंडिया गार्बेज फ्री. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के दूसरे चरण का शुभारंभ किस तारीख को किया है? ए 1 अक्टूबर 2021, बी 2 अक्टूबर 2021, सी 3 अक्टूबर 2021 एंड डी 4 अक्टूबर 2021. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. राइट आंसर है ए ऑप्शन 1 अक्टूबर 2021. तो 1 अक्टूबर 2021 को सेकंड फेज जो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर सभी सिटीज को इंडिया के अंदर गार्बेज फ्री करने के लिए अनाउंसमेंट की गई थी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेस्ट जनरेटेड एनुअली आउट ऑफ 62 मिलियन टन. 62 मिलियन टन में से वार्षिक रूप से उत्पन्न होने वाले कुल कचरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए प्लास्टिक वेस्ट 5.6 मिलियन टन, बी बायोमेडिकल वेस्ट 0.17 मिलियन टन, सी हैजर्डस वेस्ट जनरेटेड 7.90 मिलियन टन एंड डी ई वेस्ट 50 लाख टन. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इसमें नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. प्लास्टिक कचरा है वो वार्षिक जो उत्पन्न कचरा है उसके कुल कचरे के संबंध में सभी स्टेटमेंट दी हुई है. प्लास्टिक कचरे का 5.6 मिलियन टन है, बायोमेडिकल कचरा 0.17 मिलियन टन और जो खतरनाक अपशिष्ट है वो 7.90 मिलियन टन है. यानी और उसके बाद ई कचरा जो है वो सबसे ज्यादा है 15 लाख टन. तो सबसे ज्यादा ई कचरा हो जाएगा और सबसे कम बायोमेडिकल कचरा हो जाएगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया. भारत में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A option is urban India alone generates nearly 0.15 million tons per day of the municipal solid waste. B, the volume of waste is projected to reach 165 million tons by 2025. C, total municipal solid waste generated in urban India estimated at
68.8 million tons per year. D. Average collection efficiency of municipal solid waste ranges from 22% to 60%. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. नोट करेक्ट बताना है आपको. आंसर है बी ऑप्शन. तो इसमें बी स्टेटमेंट गलत है बिकॉज जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट है वो कितना है, इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 165 मिलियन टन्स बाय 2031. तो 2021 तक जो कचरे की मात्रा है वो 165 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. Question number 28. Which one of the following pair not correctly matched regarding the integrated solid waste management system? एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस आर ए. रिसाइकलिंग प्रोसेसिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू रिकवर द कमर्शियली वैल्यूएबल मटेरियल्स. बी. कंपोजिटिंग प्रोसेसिंग ऑर्गेनिक वेस्ट टू रिकवर द कंपोस्ट. C. Waste to energy recovering energy before final disposal of waste. D. Landfill safe disposal of inert residual waste at sanitary landfill. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है E ऑप्शन, none of the above. तो सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. इसके लिए जो पूर्ण चक्रण होता है, रिसाइकलिंग होती है, इसके अंदर प्रोसेसिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जिसको रिकवर किया जाता है कमर्शियली वैल्यूएबल मटेरियल्स के रूप में. कंपोजिटिंग में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है ऑर्गेनिक वेस्ट की टू रिकवर द कंपोस्ट. वेस्ट टू एनर्जी में रिकवरी की जाती है एनर्जी की बिफोर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट से पहले. लैंडफिल में सेफ डिस्पोजल किया जाता है जो इनर्ट रेजिडुअल वेस्ट होता है उसका सैनिटरी लैंडफिल के अंदर. तो ये सारी प्रोसेसेस करेक्ट है, इसको याद रखना है. नंबर 29. मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. तो आपको इसमें से सही सुमेलित कथन को चुनना है. ए. आर्सेनिक माइनिंग नॉन एंथ्रोपोजेनिक जियोकेमिकल फॉर्मेशन. बी. लेड एसिड बैटरी स्मेल्टर्स. सी. मर्करी क्लोर एल्कली इंडस्ट्रीज हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट. डी. कैडमियम माइनिंग फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बैटरी वेस्ट. तो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है ए ऑप्शन. तो यहाँ पर सभी मैच करेक्ट है. जो आर्सेनिक है उसका सोर्स क्या है, माइनिंग यानी खनन, और जो गैर मानव जनित भू रासायनिक गठन है वो सभी इसका सोर्स है. लेड जो है उसका सोर्स है एसिड बैटरी स्मेल्टर से रिलीज होता है. मरकरी का सोर्स क्या है, क्लोक क्षार उद्योग या स्वास्थ्य संस्थान. और कैडमियम का भी माइनिंग यानी खनन या फिर उर्वरक उद्योग और बैटरी अपशिष्ट. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट. निम्नलिखित में से कौन एक गैर खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट नहीं है? ऑप्शंस आर ए. मैग्नीज. बी. पेपर मिल. सी. सैगो फैक्ट्रीज एंड डी. शुगर मिल्स. ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन मैग्नीज. तो मैग्नीज जो है इट इज नॉट अ नॉन हैजर्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो ये गैर खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 31. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर लीथल ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. पराबैंगनी विकिरण की निष्क्रियता के कारण घातक क्या होते हैं? ए. प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड पिगमेंट्स. बी. मिनरल वाटर एंड एयर. सी. कार्बोहाइड्रेट फैट एंड विटामिन्स. डी. ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन. तो इसमें प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड पिगमेंट्स जो हैं दीज आर द लीथल ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. Question number 32. The treatment designed to remove the non-biodegradable organic pollutants and the mineral nutrients from the wastewater is. अपशिष्ट जल से गैर बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक प्रदूषकों और खनिज पोषक तत्वों को हटाने के लिए डिजाइन किया गया उपचार क्या है? ए. लैगून्स. बी. सेकेंडरी ट्रीटमेंट. C. tertiary treatment and D. Imhoff tank. E. none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी.
आंसर है सी ऑप्शन, टर्शरी ट्रीटमेंट। तो टर्शरी ट्रीटमेंट क्या है? ये एक नेक्स्ट वेस्ट वाटर प्रोसेस है आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जिसको फॉलो किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टबबोर्न कंटामिनेंट्स होते हैं, मींस जो इजीली नहीं रिमूव होते हैं, जो कंटामिनेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जिनको रिमूव नहीं किया जाता है, क्लीन नहीं किया जाता है, उनके लिए टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो वेस्ट वाटर एफ्लुएंट्स होता है वो और ज्यादा क्लीन यानी साफ हो जाता है इस प्रोसेस ट्रीटमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रोंगर और मोर एडवांस ट्रीटमेंट सिस्टम को यूज किया जाता है। पूरी डिटेल्स के लिए आप थ्योरी सीरीज को देखिए, वहां पर हमने पूरा डिटेल में बताया है ये। क्वेश्चन नंबर 33, द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द प्लांट मटेरियल इज स्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पादप सामग्री का जैव निम्नीकरण किसकी उपस्थिति के कारण धीमा है? ए सेलुलोज, बी जाइलम, ई एक्सटेंसिन प्रोटीन, डी लिग्निन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, लिग्निन। तो लिग्निन जो है ये क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं जो की स्ट्रक्चरल मटेरियल्स भी होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं टिश्यूज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 is grit removal process used to remove the sand, silt and grit from the water. B, a bar screen is a mechanical filter used to remove the large objects such as rag and plastic from the waste water. 3, primary treatment aim to reduce the biochemical oxygen demand and total suspended solid in the waste water. So choose the correct answer from the given quotes below. तो आपको इसमें से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है A 1 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only and D 1, 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। राइट आंसर है डी ऑप्शन 1, 2 and 3। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एज इट इज आप इसको याद रखिएगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा, बी नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पटकर, सी साइलेंट स्प्रिंग रेशेल कार्सन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी करेक्ट पेयर है। एज इट इज आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द वाइडली यूज्ड एरोबिक सस्पेंशन टाइप ऑफ लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम इज? तरल अपशिष्ट उपचार प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एरोबिक निलंबन प्रकार क्या है? ए रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, बी परकोलेटिंग फिल्टर्स, C activated sludge process and D septic tank. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज C ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है। किसकी मदद से? एरिएशन या फिर बायोलॉजिकल फ्लो कंपोज्ड ऑफ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से। तो ये सभी क्वेश्चन सुपर टेस्ट सीरीज के बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और अपने आंसर्स दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द कंपोस्ट डेवलप्ड इन द स्टैटिक पाइल वेस्ट यूजुअली। ढेर अपशिष्ट में विकसित खाद में ऑक्सीजन सांद्रता आमतौर पर कितनी है? ए 5 टाइम लोअर देन द एम्बिएंट एयर, B 10 times more than the ambient air, C 15 times more than the ambient air, D option is 20 times more than the ambient air. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर इज A option, 5 times lower than the ambient air. Question number 38, the most dangerous and heat resistant spoilage organism इन द कैनिंग इंडस्ट्री इज? डिब्बाबंदी उद्योग में सबसे खतरनाक और गर्मी प्रतिरोधी विकृति जीव कौन सा है? ए क्लोस्ट्रीडियम सेलुलोलैक्टिकम, बी बैसिलस सबटिलिस,
C. E. coli and D. Clostridium botulinum. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज डी ऑप्शन, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम. क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम एक एनारोबिक रोड शेप स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है जो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी. क्वेश्चन नंबर 39. एज पर द WHO स्टैंडर्ड्स द मैक्सिमम परमिसिबल लेवल ऑफ कोलीफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड पर 100 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति 100 मिलीलीटर पीने के पानी में आयोजित कोलीफॉर्म का अधिकतम अनुमेय स्तर कितना है? A 10, B 100, C 150 एंड D 1000. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज A ऑप्शन 10. तो 10 कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म पर 100 ml इज द मैक्सिमम परमिसिबल लेवल ऑफ कोलीफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड. तो आपको याद रखना है 100 मिलीलीटर पीने के पानी में कितना आयोजित कोलीफॉर्म होता है? 10 होता है. Now come to question number 40. Progressive increase in the concentration of a xenobiotic compound when it passes through the food chain is called as. खाद्य श्रृंखला से गुजरने पर एक xenobiotic यौगिक की सांद्रता में प्रगतिशील वृद्धि क्या कहलाती है? A. Bioaccumulation, B. Biomagnification, C. Hyperaccumulation and D. All of the above. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज बी ऑप्शन, बायोमैग्निफिकेशन. तो इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है किसी भी केमिकल का बाय एनी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वाटर या फिर फूड एक्सपोजर के द्वारा. Question number 41. Element contaminating the water body is determined and quantified by using one of the following methods. जल निकाय को दूषित करने वाले तत्वों को निम्नलिखित विधियों में से एक का उपयोग करके निर्धारित और मात्राबद्ध किया जाता है. ऑप्शंस आर A. कैलोरीमीटर, B. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, C. atomic absorption spectrometer and D. all of the above. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज डी ऑप्शन, all of the above. तो इसमें सभी मेथड्स यूज किए जाते हैं. कैलोरीमीटर भी यानी वर्णमापी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को भी, और जो परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर है ये सभी को इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जो जल निकाय को दूषित करने वाले तत्व हैं उनको निर्धारित और मात्राबद्ध करने के लिए यानी क्वांटिफाई करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 42. द मेटल विच इज जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स along with the zinc and causes the ouch disease in human being is. धातु जो आमतौर पर जिंक के साथ पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है और मानव में आउच रोग का कारण भी बनती है, वो कौन सी है? A. PB, B. CD, C. HG and D. CR. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज बी ऑप्शन, CD यानी कैडमियम. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर डिटरमाइनिंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट सैंपल. पर्यावरण के नमूनों की क्रिस्टलीय संरचना का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? ऑप्शंस आर A. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, B. एक्सरे डायफ्रैक्शन, C. माइक्रोस्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड D. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन, एक्सरे डायफ्रैक्शन. Question number 44. In India, an environment impact assessment report of a proposed mining project after the environmental clearance is applicable for a maximal period of how many years? भारत में पर्यावरण मंजूरी के साथ प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट अधिकतम कितने वर्षों की अवधि के लिए लागू होती है? ऑप्शंस आर A. 5 years, B. 10 years, C. 30 years and D. 2 years. E. none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है C ऑप्शन, 30 years.
Question number 45. Which rare earth element is not present in the earth crust but for the commercial purpose come from the nuclear reactors? कौन सा दुर्लभ पृथ्वी तत्व पृथ्वी की पापड़ी में से मौजूद नहीं है लेकिन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए परमाणु रिएक्टरों में आता है? ऑप्शंस आर ए सैरियम, बी लैंथियम, सी प्रोमेथियम एंड डी समेरियम. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज सी ऑप्शन प्रोमेथियम. तो नेचर में जो स्पॉन्टेनियस फिशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर यूरेनियम 238 जो है वो प्रोड्यूस करता है कुछ स्मॉल अमाउंट ट्रेस अमाउंट रेडियो एक्टिव प्रोमेथियम के, बट मोस्टली जो प्रोमेथियम होता है ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर. क्वेश्चन नंबर 46. एन इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट ऑफ रिश्टर स्केल रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड बाय द फैक्टर ऑफ. रिक्टर स्केल की एक इकाई की वृद्धि आयाम की वृद्धि को एक कारक द्वारा दर्शाती है. ए 2, बी 4, सी 7 एंड डी 10. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है डी ऑप्शन 10. क्वेश्चन नंबर 47. द कलर कोड ऑफ द कंटेनर फॉर कलेक्शन ऑफ द वेस्ट स्क्रैप जनरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल इज. अस्पतालों में से उत्पन्न कचरे के संग्रह के लिए कंटेनर का रंग कोड क्या होता है? ए रेड, बी ब्लू, सी वाइट एंड डी ग्रीन. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है बी ऑप्शन ब्लू कलर. तो ये नीले कलर का कोड होता है. क्वेश्चन नंबर 48. Which one of the following pair is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? A. The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. B. Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. C. Environmental Protection Act 1985 and D. Biological Diversity Act 2000. E. None of the above, more than one of the above. So सभी ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो 85 की जगह 86 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 49. अकॉर्डिंग टू द रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूसेज रूल 1999 द मिनिमम थिकनेस ऑफ कैरी बैग शैल नॉट बी लेस देन. पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण और उद्योग नियम 1999 के अनुसार कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई कम से कम नहीं होनी चाहिए. ए 10 माइक्रोन, B 20 micron, C 30 micron and D 50 micron. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज बी ऑप्शन 20 माइक्रोन. तो कितनी नहीं होनी चाहिए? 20 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following statement is are correct regarding the plastic waste management rule 2016? एम 2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जिसका उद्देश्य क्या है? ए इंक्रीज मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग फ्रॉम 40 to 50 micron and stipulate the minimum thickness of 50 micron for the plastic sheet, also to facilitate the collection and recycle of plastic waste. B option is expand the jurisdiction of applicability from the municipal area to rural area because plastic has reached the rural areas. C to introduce the collection of plastic waste management fee through pre-registration of the producer importers of plastic carry bags, multi-layer packaging and vendors selling the same for establishing the waste management system. D introduction of collect bag system of waste generated from the various product by the producer brand owners of those products will improve the collection of plastic waste. E none of the above, more than one of the above. So सभी ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को और अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ई ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव. तो ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल. तो ये बुक में अच्छे से पूरा अच्छा डिटेल में हमने मेंशन किया हुआ है. कंप्लीट सिलेबस है बुक में भी और वीडियो लेक्चर्स को आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं यूट्यूब चैनल से विद द सुपर टेस्ट सीरीज. क्वेश्चन नंबर 51. इंडिया बैंड मैन्युफैक्चर इंपोर्ट स्टॉकिंग distribution, sale and use of identified single-use plastic items
which have low utility and high littering potential all across the country from which date? भारत ने पूरे देश में पहचान की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की क्षमता है। ऑप्शंस आर ए 1 जुलाई 2022, बी 2 जुलाई 2022, सी 3 जुलाई 2022 और डी 4 जुलाई 2022। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन, जुलाई 1, 2022। क्वेश्चन नंबर 52, द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 also prohibit the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of plastic carry bags having the thickness less than 75 micron with effect from 30 September 2021 and having the thickness less than thickness of 120 micron with effect from 31st December of which year? Options are A 2023, B 2024, C 2025 and D 2030. E none of the above, more than one of the above. So ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 में भी आ सकता है और पेपर 2 में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ट्राई टू गिव योर आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर है ई ऑप्शन। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसके लिए डेट और ईयर याद रखना है 31 दिसंबर 2022। तो जिस भी प्लास्टिक की थिकनेस लेस देन थिकनेस ऑफ 120 माइक्रोन्स है, तो ये कब से इफेक्ट होगा? 31 दिसंबर 2022 से। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार नीड टू रैम्प अप द वेस्ट कलेक्शन एंड मोर इम्पोर्टेंटली वेस्ट ट्रीटमेंट एज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन in the state is projected to increase from the current level of 680 tons per day to 1537 TPD by which year? बिहार को अपशिष्ट संग्रह और अधिक महत्वपूर्ण रूप से अपशिष्ट उपचार में तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन 680 टन प्रतिदिन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 1537 TPD हो जाने का अनुमान है। कौन से वर्ष तक? A 2025, B 2030, C 2035 and D 2050. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. Very important question. आंसर है B ऑप्शन, 2030 तक। Question number 54. What are the 7 steps of integrated waste management? Arrange the following in the chronological order. एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के 7 चरण क्या हैं और निम्नलिखित को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शंस हैं ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कंपोस्ट, बर्न, थ्रो इट अवे इन द लैंडफिल, बर्न विदाउट मेकिंग एनर्जी। बी रिसाइकल, कंपोस्ट, बर्न, थ्रो इट अवे इन अ लैंडफिल, बर्न विदाउट मेकिंग एनर्जी, रिड्यूस, रीयूज। सी थ्रो इट अवे इन लैंडफिल, बर्न विदाउट मेकिंग एनर्जी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कंपोस्ट एंड बर्न। D burn, reduce, reuse, recycle, compost, burn without making energy, throw it away in a landfill. E none of the above, more than one of the above. So ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ए ऑप्शन है। सबसे पहले क्या करते हैं? कम करते हैं कचरे को, फिर उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं अगर, तो वो किया जाता है। देन रिसाइकलिंग होता है, फिर खाद बनाई जाती है, फिर जलाया जाता है और फिर उसे लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। लैंडफिल को ट्रीट किया जाता है कैसे? बिना जलाए जो कचरा होता है उसको बिना बर्न किए, विदाउट मेकिंग एनी एनर्जी। नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? A. ISWM proposes to take comprehensive approach across all type of solid waste streams and involve the use of range of different option. B. It is a system developed from generation to disposal and built around the other management step encompassing all type of solid waste. C. Selection of most appropriate waste management system. Suitable technology also needed to deliver optimum and sustainable ISWM system.
D. Combination with economic and social consideration. Approach would help to waste manager to design the more sustainable solid waste management system. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. बुक में अच्छे से पूरा इमेजेस के साथ हमने पूरा एक्सप्लेन किया है और पेपर 2 का और पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस है विद सुपर टेस्ट सीरीज के साथ. तो आप सभी को अगर बुक की रिक्वायरमेंट है आप बुक से ही अच्छे से कवर कर सकते हैं. नंबर 56. विच मिनिस्ट्री अमेंडेड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन अ मूव to facilitate and effectively implement the environmentally sound management of e-waste in India. किस मंत्रालय ने भारत में ई कचरे के पर्यावरणीय रूप से ध्वनि प्रबंधन को सुविधाजनक और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ई कचरा प्रबंधन नियमों में संशोधन किया है? ऑप्शंस हैं ए. मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, बी. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, C. Ministry of Commerce and Industry, and D. Minister for Environment, Forest and Climate Change. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज डी ऑप्शन, मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो जो ये मिनिस्ट्री है इसने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट फॉर पब्लिक फीडबैक के लिए. और इंडिया के अंदर एक फॉर्मल सेट ऑफ रूल है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. और जो ये फर्स्ट टाइम रूल अनाउंस किए गए थे 2016 में किए थे और इसको अमेंड कब किया था, संशोधन कब किया था, 2018 के अंदर. नंबर 57. अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडिया generated more than how many tons of e-waste in 2019-20, which is more than 7 lakh ton in 2017-18. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में 2019-20 के कितने टन से अधिक ई कचरा उत्पन्न किया है, जो 2017-18 में 7 लाख टन से अधिक है? ऑप्शंस हैं ए. 10 लाख टन्स, बी. 12 लाख टन्स, सी. 15 लाख टन्स एंड डी. 20 लाख टन्स. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन, 10 लाख टन्स. Number 58. Which of the following statement is are not correct regarding e-waste management rule 2016? ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए. Over 21 products Schedule 1 were included under the purview of the rule. It excluded the compact fluorescent lamp, other mercury containing lamp as well as other such equipment. B is a provision of penalty for violation of rule has been introduced. C. Allocation of proper space to existing and upcoming industrial unit for the e-waste dismantling and recycling. D. Role of state government has introduced to ensure safety, health and skill development of the workers involved in dismantling and recycling operation. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है ए ऑप्शन. तो इसमें ए ऑप्शन गलत है बिकॉज 21 प्रोडक्ट्स जो हैं शेड्यूल 1 के अंदर ही इंक्लूड किए गए थे अंडर द परव्यू ऑफ द रूल. और इसके अंदर CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प और अदर मर्करी कंटेनिंग लैम्प्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है. तो ये इंक्लूडेड है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ए आंसर इज ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 59. Due to the improper or indiscriminate disposal of old and used computers or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste? पुराने और इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर या फिर पुर्जों के अनुचित अंधाधुंध निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन ई कचरे के रूप में पर्यावरण में छोड़ा जाता है? ऑप्शंस हैं 1. बेरिलियम, बी. कैडमियम, सी. क्रोमियम, 4. मर्करी एंड 5th इज लेड. तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर देना है. आपकी कोड्स हैं ए 1345, बी 1235, सी 245, डी 12345. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. राइट आंसर इज डी ऑप्शन. तो इसमें सभी इंक्लूडेड है, बेरिलियम भी, कैडमियम भी, क्रोमियम, पारा और लेड भी. तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Question number 60. How much percentage of the yearly world consumption of mercury
used in the electrical and the electronic equipment. लकड़ी की वार्षिक विश्व खपत का कितना प्रतिशत विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है? A 21%, B 22%, C 23% and D 33%. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन 22%. तो ये सभी हमने पूरा डिटेल से थ्योरी सीरीज में दिया और बुक में सारा कंप्लीट सिलेबस है. आप सभी उसको रेफर कीजिए फॉर एनी डिटेल. क्वेश्चन नंबर 61. एज पर द ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018, ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट अंडर द ईपीआर हैव बीन रिवाइज्ड एंड एप्लीकेबल फ्रॉम विच डेट? ई कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के अनुसार ईपीआर के तहत ई अपशिष्ट संग्रह लक्ष्य संशोधित किए गए हैं और ये कब से लागू हैं? ए 1 अक्टूबर 2017, बी 1 नवंबर 2018, सी 1 सितंबर 2017 एंड डी 1 दिसंबर 2018. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन 1 अक्टूबर 2017. तो ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट जो है ईपीआर के अंदर इनको रिवाइज किया गया और ये एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 सितंबर 2017 से. क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? निम्नलिखित में से किस गैस का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है? ए मीथेन, बी हाइड्रोजन, सी नेचुरल गैस एंड डी एलपीजी. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है अमंग ऑल द गैसेस. तो कैलोरीफिक वैल्यू एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है जो प्रेजेंट होता है फूड और फ्यूल के अंदर, और इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है? बाय द कंप्लीट जो कंबशन होता है किसी भी स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है. Question number 63. The behavior of a perfect gas undergoing any change in the variable which control the physical property is governed by which of the following laws? भौतिक गुणों को नियंत्रित करने वाले चरों में किसी भी परिवर्तन से गुजरने वाली एक आदर्श गैस का व्यवहार किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ए बॉयल्स लॉ, बी चार्ल्स लॉ, सी गेल-ल्यूसेक लॉ एंड डी ऑल ऑफ द अबव. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो इसके लिए सारे लॉज जो है वो कंट्रोल करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को. नंबर 64. वाटर रिक्वायरमेंट पर डे पर बेड इन अ हॉस्पिटल इज? अस्पताल में प्रति बिस्तर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी होती है? ए 45 लीटर्स, बी 135 लीटर्स, सी 270 लीटर्स एंड डी 340 लीटर्स. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव एन आंसर. आंसर है डी ऑप्शन 340 लीटर्स. नंबर 65. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रैप यूज्ड इन द प्लम्बिंग? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ट्रैप नहीं है जिसका उपयोग प्लम्बिंग में किया जाता है? ऑप्शंस आर ए गुल्ली ट्रैप, बी पी ट्रैप, सी क्यू ट्रैप एंड डी एस ट्रैप. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर इज ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इसमें ये सभी टाइप ऑफ ट्रैप्स को यूज किया जाता है प्लम्बिंग के अंदर. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स होते हैं प्लम्बिंग में. फ्लोर ट्रैप होता है, नानी ट्रैप बोलते हैं, गुली ट्रैप पी क्यू एस, और इंटरसेप्टिंग और बोटल ट्रैप, और साथ में ग्रीस ट्रैप भी होता है. क्वेश्चन नंबर 66. द सीमेंट टू ड्राई सैंड प्रोपोर्शन रिकमेंडेड फॉर द प्लास्टरिंग कंक्रीट सरफेस इज? कंक्रीट की सतह को प्लास्टर करने के लिए अनुशंसित रेत के अनुपात में सीमेंट की सिफारिश कितनी की जाती है? ए 1:3, बी 1:6, सी 1:8 एंड डी 1:10. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन 1:3. तो इसके लिए रिकमेंडेड जो प्लास्टरिंग सीमेंट सैंड रेशियो होता है वो 1:3 होता है रिपेयर के लिए, और 1:4 होता है एक्सटर्नल वॉल सीलिंग रूफ के लिए, और जो इंटरनल ब्रिक वॉल या फिर प्लास्टर वगैरह करते हैं वो 1:5 होता है.
number 67. By calcining and smelting the iron ore, a crude and impure form of iron obtained is known as. लौह अयस्क को शांत करने और गलाने से प्राप्त होने वाले लोहे के कच्चे और अशुद्ध रूप को किस रूप में जाना जाता है? ए कास्ट आयरन, बी रोट आयरन, सी पिग आयरन एंड डी स्टील, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है सी ऑप्शन, पिग आयरन. तो पिग आयरन जो होता है ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जब स्मेल्टिंग करते हैं कैल्साइंड ओर की किसी भी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर. तो पिग आयरन की कंसंट्रेशन भी आपको याद रखनी है. इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है 3.5 से 4.5% तक. क्वेश्चन नंबर 68. मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस शुड नॉट एक्सीड. घरेलू उद्देश्य के लिए पानी में अधिकतम अनुमेय कुल ठोस सामग्री से कितना अधिक नहीं होना चाहिए? ए 100 ppm, बी 300 ppm, सी 500 ppm एंड डी 400 ppm. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है सी ऑप्शन, 500 ppm. क्वेश्चन नंबर 69. मैक्सिमम परमिसिबल हार्डनेस इन द वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस शुड नॉट एक्सीड. पीने के प्रयोजनों के लिए पानी में अधिकतम अनुमेय कठोरता कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? ए 100 ppm, बी 300, सी 500 एंड डी 400. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव एन आंसर. आंसर है ए ऑप्शन, 100 ppm. Question number 70. Which one is not the effect of presence of iron oxide in water? पानी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति का प्रभाव कौन सा नहीं है? A causes the red color, B causes toxic effect, C increases the hardness, D increases the corrosiveness. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है B ऑप्शन, causes the toxic effect. Question number 71. The process of adding the water to quicklime in order to convert it into the hydrated lime is known as. बुझाने वाले चूने में जल को जल योजित चूने में परिवर्तित करने के लिए जल मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में. ऑप्शन है ए क्वेंचिंग, बी स्लेकिंग, सी हाइड्रेशन, डी कैल्सिनेशन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन, स्लेकिंग. तो स्लेकिंग क्या प्रोसेस होती है? जिसके अंदर क्विक लाइम रिएक्ट करता है पानी वाटर के साथ और इस रिएक्शन में ये स्वेल करता है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉल्स आउट होता है, रिलीज होता है. क्वेश्चन नंबर 72. अ फ्लोराइड कंसंट्रेशन ऑफ डैश इन विच वाटर इज बेनिफिशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इन चिल्ड्रन. बच्चों के दंत क्षय की रोकथाम के लिए पानी में फ्लोराइड सांद्रता फायदेमंद कितनी होती है? ए 0.7 ppm to 1.2 ppm, बी 1.4 to 2.0, सी 2.5 to 3.0, डी ऑप्शन इज 0.1 to 0.6. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन, 0.7 ppm से 1.2 ppm. तो जो कम्युनिटी वाटर सिस्टम होता है उसमें फ्लोराइड ऐड करते हैं वाटर के अंदर. नंबर 73. मोस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर द कल्वरेट इज. पुलिया के नीचे सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सीवर क्या है? ए सर्कुलर सीवर, बी सेमी एलिप्टिक सीवर, सी एग शेप सीवर, डी हॉर्स शू टाइप सीवर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ए ऑप्शन, सर्कुलर ब्रिक सीवर. तो ये टाइप ऑफ सेक्शन को यूज किया जाता है अंडर द कल्वरेट और इन सब प्लेसेस पे जहां पर बिग डायमीटर जरूरी होता है फॉर द शॉर्ट लेंथ्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 74. डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इन वाटर ट्रीटमेंट इज. जल उपचार में क्लोरीन की कीटाणु शोधन दक्षता क्या है? ए इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन pH वैल्यू, बी इट इज इंक्रीज बाय इंक्रीज pH वैल्यू, C it remain constant at all pH value and D
It is reduced by the increased pH value. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है डी ऑप्शन. इट इज रिड्यूस बाय द इंक्रीज पीएच वैल्यू. तो पीएच मान में वृद्धि से कम हो जाता है. डिसइंफेक्शन इफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन इन द वाटर ट्रीटमेंट. क्वेश्चन नंबर 75. फेज वाइज कलेक्शन टारगेट फॉर द ई वेस्ट इन द वेट शैल बी 10% of the quantity of waste generation indicated in the EPR plan during 2017-18 with a 10% increase every year until which year. वजन में ई कचरे के लिए चरणवार संग्रह लक्ष्य 2017-18 के दौरान EPR योजना में दर्शाए अनुसार अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 10% होगा. प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि के साथ यह कौन से वर्ष तक रहेगा? A 2022, B 2023, C 2024 and D 2025. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है बी ऑप्शन 2023. क्वेश्चन नंबर 76. REDD stands for. REDD का फुल फॉर्म आपको बताना है. A reducing emission from deforestation and forest degradation. B recurring emission from deforestation and forest degradation. C reducing the environmental from deforestation and forest degradation. D recurring the environmental from deforestation and forest degradation. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए. फुल फॉर्म है ए ऑप्शन रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. Number 77 is an important sources of arsenic in the municipal solid waste is. नगरीय ठोस जल में आर्सेनिक का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? A pigment in plastic, B rubber products, C batteries, D household pesticide. E none of the above, more than one of the above. सभी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर इज डी ऑप्शन हाउसहोल्ड पेस्टिसाइड्स यानी घरेलू कीटनाशक. क्वेश्चन नंबर 78. व्हाट इज इकोमार्क? इकोमार्क क्या है? ए लेबल गिवन टू रिसाइकल प्रोडक्ट, बी लेबल गिवन टू एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, सी लैंडमार्क इंडिकेशन द बाउंड्रीज ऑफ बाय पार्क, डी लेबल गिवन टू नॉन रिसाइकल प्रोडक्ट. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन. तो ये एक लेबल होता है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है जिसको इकोमार्क कहते हैं. नंबर 79. इन अ टिपिकल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लीस्ट परसेंटेज ऑफ ऐश इज फाउंड इन. एक विशिष्ट नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में राख का सबसे कम प्रतिशत कैसे पाया जाता है? ए प्लास्टिक, बी लेदर, सी टेक्सटाइल, डी रबर एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन टेक्सटाइल यानी कपड़ा फॉर्म में. फ्रेंड्स कीप गोइंग. एक ही बार में आपको ये पूरा पेपर सोल्व करना है. 125 क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 80. द कमेटी विच रिव्यू द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान रिपोर्ट ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज. पर्यावरण और वन मंत्रालय में एक विकास परियोजना की पर्यावरण प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली समिति को क्या कहा जाता है? ए प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी, बी प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी, सी प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन कमेटी एंड डी प्रोजेक्ट एस्टिमेट कमेटी. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है बी ऑप्शन प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी, परियोजना मूल्यांकन समिति. सो आप सभी कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? अपना फीडबैक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मेन कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना है विद योर स्कोर. आपका स्कोर कितना है और आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक जरूर दें ऑनेस्टली. क्वेश्चन नंबर 81. इफ इन द स्क्रीनिंग स्टेज ऑफ EIA द इम्पैक्ट लेवल एट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इज नॉट डिसर्निबल then what step should be adopted? यदि EIA के स्क्रीनिंग चरण में एक विकासात्मक परियोजना के प्रभाव के स्तर को नहीं देखा जा सकता है तो क्या कदम अपनाया जाना चाहिए? A rapid EIA study is to be conducted. B scoping stage is to be followed.
C. Detailed EIA studies to be conducted. And D. Project should be given environmental clearance. E. None of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है ए ऑप्शन, a rapid EIA studies to be conducted. Question number 82. EIA report of a hydropower project would be valid up to how many years after the environmental clearance of the project? एक जल विद्युत परियोजना की EIA रिपोर्ट परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी के कितने वर्षों बाद तक वैध होगी? A 5 years, B 6 years, C 30 years and D 10 years. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है डी ऑप्शन 10 years. Question number 83. Which one of the following does not belong to EIA method used for assessing the impact of developmental activities on the environment? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभावों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली EI विधियों से संबंधित नहीं है? A. एडहॉक, B. फ्लेक्सिबल, C. नेटवर्क, D. चेकलिस्ट. E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन, फ्लेक्सिबल. Question number 84. Which of the following give the correct decreasing order of the density of soil sample? तो कौन मिट्टी के नमूने के घनत्व का सही घटता क्रम देता है? A. Saturated, submerged, wet, dry. B. Saturated, wet, dry, submerged. C. Wet, saturated, submerged, dry. D. Saturated, wet, submerged, dry. And E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है बी ऑप्शन. तो सबसे पहले सैचुरेटेड है, फिर वेट, फिर ड्राई और फिर सबमर्ज. तो ये डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है. नंबर 85. फॉर सैम्पलिंग ऑफ नेचुरल सैंड एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल satisfactorily the most suitable soil sample is. प्राकृतिक रेत और अन्य नरम और गीली मिट्टी को संतोषजनक ढंग से नमूना लेने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का नमूना क्या है? A. ओपन ड्राइव थिन वॉल ट्यूब सैम्पलर. B. स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैम्पलर. C. स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर एंड D. रोटेटरी सैम्पलर. E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन, स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर. तो इसमें क्या होता है, इसको कॉमनली यूज करते हैं टू रिटर्न द जो अनडिस्टर्ब सैंपल होते हैं सॉफ्ट सॉइल के अंदर. तो इस सैंपल को डिजाइन किया जाता है एक पिस्टन के साथ, इसलिए इसका नाम स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर है. नंबर 86. इन अ सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोइंग द कंसोलिडेशन विद सिंगल ड्रेनेज एट इट्स टॉप, द पोर वाटर प्रेशर वुड बी मैक्सिमम एट इट्स. एक संतृप्त मिट्टी की परत में जिसके शीर्ष पर एकल जल निकासी के साथ समेकन हो रहा है, उसके ऊपर छिद्र पानी का दबाव अधिकतम कब होता है? ए. टॉप पर, बी. मिडल, सी. बॉटम, डी. टॉप एज वेल एज बॉटम. ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज सी ऑप्शन, बॉटम. सो जो ड्रेनेज लेयर होती है ये टॉप पर होती है जहां पर प्रेशर ऑफ वाटर होता है लेस. तो ये जो पोर वाटर प्रेशर होता है ये मैक्सिमम होता है एट द बॉटम ऑफ सॉइल लेयर के. क्वेश्चन नंबर 87. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द माइक्रोबियल इंडिकेटर ऑफ वाटर कंटामिनेशन? लिखित में से किसका उपयोग जल संदूषण के सूक्ष्म जीव संकेतक के रूप में किया जाता है? ए. गियार्डिया, बी. कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, सी. क्रिप्टोस्पोडियम and D. tobacco mosaic virus. E. none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज बी ऑप्शन, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया. तो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और ये फीसेस ऑफ ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 88. एल्गल ब्लूम फॉलोज अ पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न विच इज शैवाल प्रस्फुटन जनसंख्या वृद्धि पैटर्न का अनुसरण करता है जो कि ए. जे शेप, बी. एस शेप, सी. एक्सपोनेंशियल, डी. लीनियर. ई. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज जे शेप. तो ये जे आकार का होता है.
Question number 89. Hazardous waste management and handling rule was enacted in which year? खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और प्रबंधन नियम किस वर्ष में अधिनियमित किए गए थे? A 1989, B 1885, C 2000 and D 2005. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है A ऑप्शन 1989. Question number 90. Which one of the following has the maximum destruction and removal efficiency? निम्नलिखित में से किसके पास अधिकतम विनाश और हटाने की क्षमता है? A landfill, B chemical treatment, C biological treatment and D incineration. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Give your answer. आंसर है D ऑप्शन incineration. Question number 91. Salient features of hazardous and other waste management and transboundary movement amendment rule 2019. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन संशोधन नियम 2019 की प्रमुख विशेषताएं. 1. Solid plastic waste has been prohibited from import into the country including in special economic zone and export oriented unit. 2 is exporter of silk waste have now been given exemption from requiring permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 3 is electrical and electronic assemblies and component manufactured in exported from India if found defective can now be imported back into the country within a year of export or without obtaining permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Choose the correct answer from the given code. तो आपको correct बताना है इसमें से. Options are A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only and D 1 2 and 3 only. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. सो आंसर इज डी ऑप्शन 1 2 and 3. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग दिस रूल. ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. एज इट इज आप इसको याद रखिएगा. Question number 92. Which of the following statements is are correct regarding PET bottles? A. PET, which stand for polyethylene terephthalate, is a form of polyester. B. It is extruded or molded into plastic bottles and container for packaging food and beverages. C. It is highly value packaging material and it is strong yet lightweight, non-reactive, economical and shatterproof. D. All of the above. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सभी कथन सही हैं रिलेटेड विद द पीईटी बॉटल्स. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सिलेबस. To question number 93. The first national park established in India is. भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी गिर नेशनल पार्क एंड डी हजारीबाग नेशनल पार्क. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. Question number 94. Which state is at the top rank among the 8 largest e-waste generating states? 8 सबसे बड़े ई कचरा पैदा करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष रैंक पर है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका एंड डी महाराष्ट्र. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है डी ऑप्शन महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र का ई कचरा पैदा करने में सभी राज्यों में टॉप रैंक है. क्वेश्चन नंबर 95. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के यथास्थान संरक्षण का एक उदाहरण है? ए कैप्टिव ब्रीडिंग, बी सीड बैंक, सी नेशनल पार्क, डी पोलन बैंक. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन नेशनल पार्क. Question number 96. The famous London smog was observed in which year? सीध लंदन स्मोग वर्ष कब देखा गया था? A 1750s, B 1952, C 1972 and D 2000. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए.
आंसर है बी ऑप्शन 1952। तो 5 डेज के लिए दिसंबर 1952 में ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन जो है वो स्मूथ किया था सिटी के अंदर, और ये एक हैवोक था जिसमें किलिंग हुई थी बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की। क्वेश्चन नंबर 97, द परमिसिबल लिमिट ऑफ डे टाइम इंडस्ट्रियल नॉइज एज रिकमेंडेड बाय WHO इज। WHO द्वारा अनुशासित दिन के समय के औद्योगिक शोर को अनुमेय सीमा क्या है? A 80 dB, B 75 डेसिबल, C 90 डेसिबल एंड D 76 डेसिबल। E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन 75 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 98, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ टिपिकल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रेंजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। असामान्य नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? A 50 to 60%, B 40 to 50%, C 30 to 40% एंड D 20 to 30%। E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है ए ऑप्शन 50 to 60%। क्वेश्चन नंबर 99, द रोल ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज। EIE में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका क्या है? A to prepare a comprehensive program to prevent, control and reduce the water and air pollution in the state. B to advise the respective state government on the subject matter regarding prevention, control or reduction of water and air pollution. C public hearing and consultation issue of the NOC. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है ई ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये सारे रोल है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 100 इज अरेंज द फंक्शन एसोसिएटेड विद द EIA इन अ सिक्वेंशियल मैनर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। EIA से जुड़े कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें और सही कथन चुनें। A डिफाइनिंग द स्कोप, आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्शन, impact evaluation and analysis. B prediction, impact evaluation, defining the scope and identification. C impact evaluation, analysis, defining the scope, identification and prediction. D identification, prediction, defining the scope, impact evaluation and analysis. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए। सो आंसर है ए ऑप्शन। तो सबसे पहले इसमें दायरे को परिभाषित करना होता है, फिर पहचानना होता है, उसके बाद भविष्यवाणी यानी कि प्रेडिक्शन करते हैं, लास्ट में प्रभाव मूल्यांकन और विश्लेषण किया जाता है, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस। नंबर 101, द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस तरह से वर्णन करने के लिए किया जाता है? A waste from the industrial processes, construction and demolition debris. B waste from the private home, commercial establishment and institution. C mining waste and D agricultural waste. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे, सिंपल क्वेश्चन लेकिन उसमें ट्रिकी रहेगा थोड़ा, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन कैसे करना है। आंसर इज बी ऑप्शन, वेस्ट फ्रॉम द प्राइवेट होम, commercial establishment and the institution generally used to describe the term municipal solid waste. Question number 102, the most serious environmental impact posed by the hazardous waste is। खतरनाक कचरे से उत्पन्न सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? A decrease the air pollution, B contamination of groundwater, C increase use of land for the landfill, D all of the above. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है बी ऑप्शन, कंटामिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 103, प्रॉब्लम ऑफ द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या को किस माध्यम से कम किया जा सकता है? A रिसाइकलिंग, B लेसर पोल्यूशन, C more timber and D population control. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है ए ऑप्शन, रिसाइकलिंग। तो किससे इसको किया जाता है? रिड्यूस, रिसाइकलिंग के द्वारा।
Question number 104. Social, economical and ecological equity is the necessary condition for achieving which of the following? सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? A. सोशल डेवलपमेंट, B. इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, C. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड D. इकोलॉजिकल डेवलपमेंट. E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नंबर 105. फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इन अ रिवर स्ट्रीम मिनिमम डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज प्रिस्क्राइब्ड एज. नदी की धारा में मछलियों के जीवित रहने के लिए न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन कितनी निर्धारित है? A. 3 ppm, B. 5 ppm, C. 4 ppm एंड D. 10 ppm. E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 4 ppm. सभी कैंडिडेट्स सुपर टेस्ट सीरीज के 125 क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व करेंगे, कोई भी बीच में नहीं रुकेगा. क्वेश्चन नंबर 106 इज थर्मल पावर प्लांट शुड टेक इनटू अकाउंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. थर्मल पावर प्लांट को निम्नलिखित में से किसके लिए ध्यान रखना चाहिए? A. कैपिटल एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम, B. एसोसिएटेड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, C. ड्राई सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड इट्स यूटिलाइजेशन, D. ऑल ऑफ द अबव, E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव एन आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सभी इंक्लूडेड है फॉर द थर्मल पावर प्लांट. तो इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? जो फ्लाई ऐश निपटान प्रणाली की पूंजी है और उसका संचालन है, उसकी लागत, इन सबको भी इसमें ध्यान देने की जरूरत होती है थर्मल पावर प्लांट के लिए. साथ में जो पर्यावरण संरक्षण लागत है या फिर संग्रह और उससे उपयोग की शुष्क प्रणाली, तो इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 107. अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन करेक्ट हायरार्की. इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निम्नलिखित कथनों को सही पद अनुक्रम में व्यवस्थित करें. 1 इज सोर्स रिडक्शन, 2 वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, 3 रिसाइकलिंग एंड 4 लैंड फिलिंग. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में करेक्ट हायरार्की के साथ. आंसर है बी ऑप्शन. तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है. जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर सिलेक्शन और एप्लीकेशन करते हैं सुटेबल टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के साथ. फर्स्ट स्टेप होता है इसमें सोर्स रिडक्शन होता है, यानी स्रोत में कमी. सेकंड स्टेप होता है इसमें रिसाइकलिंग. थर्ड होता है वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अपशिष्ट परिवर्तन. और लास्ट होता है लैंड फिलिंग. नंबर 108. विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड बाय विच स्ट्रैटेजिक प्लान इन्वॉल्व इन इट. किस संगठन ने इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम को शुरू किया था और इसमें कौन सी योजना शामिल है? A. UNFCCC स्टॉकहोम प्लान, B. WWF बाली प्लान, C. UNEP बाली प्लान, या D. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज स्टॉकहोम प्लान. E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आंसर है सी ऑप्शन. सो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान को डेवलप करने के लिए बहुत सारी नेशनल गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था यूएनईपी को, और यूएनईपी ने एक गवर्निंग काउंसिल ग्लोबल मिनिस्ट्रियल इन्वायरमेंट फोरम बनाया था 25th सेशन ऑफ फरवरी 2009 में. तो इसके लिए एक बाली स्ट्रैटेजिक प्लान जो है उसमें डिसीजन लिया गया था, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए प्लान है. तो यूएनईपी ने इसको डेवलप किया था, प्रोग्राम जो है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का. क्वेश्चन नंबर 109. इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ यू लाइन लाइज क्लोज एंड अबव द ए लाइन ऑफ द प्लास्टिसिटी चार्ट द क्ले मिनरल इज. यदि यू लाइन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स प्लास्टिसिटी चार्ट की ए लाइन के करीब और ऊपर है तो कौन सा क्ले मिनरल है? A. कैल्यूनाइट, B. मोंटोमोरेलिनाइट, C. इलाइट एंड D. ऑल ऑफ द अबव. E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव एन आंसर. आंसर इज बी ऑप्शन, मोंटोमोरिनो लाइट.
तो मोंटोमिनरलाइट मिनरल जो है इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो 3 लेयर बॉन्डिंग होती है, जिसमें वॉन्डरवॉल वॉर फोर्सेस अप्लाई होती है। तो इसलिए ये जो बॉन्डिंग होती है ये बहुत वीक होती है और इसमें वाटर जो है वो इजिली एंटर कर सकता है। इसलिए जो मिनरल होता है इसके अंदर वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इम्बाइब करता है, कंटेन करता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है इसके अंदर। नंबर 110, जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। मिट्टी के निर्माण के लिए भूगर्भिक चक्र क्या है? ए अपहीवल ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन वैदरिंग, बी वैदरिंग अपहीवल ट्रांसपोर्टेशन, सी ट्रांसपोर्टेशन अपहीवल वैदरिंग डिपोजिशन, या फिर डी वैदरिंग ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन अपहीवल। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। सो राइट, इसमें जो जियोलॉजिकल साइकिल फॉर्मेशन है सॉइल की उसके लिए आंसर है डी ऑप्शन। तो सबसे पहले वैदरिंग होती है, अपक्षय होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, परिवहन करते हैं, फिर डिपोजिशन यानी जमाव होता है और सबसे बाद में अपहेवल यानी उथल पुथल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, अ सॉइल सैंपल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 54%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 27% and natural moisture content of 25%. The soil is dominated by which of the following? मिट्टी के नमूने में तरल सीमा 54%, प्लास्टिक सीमा 27% और प्राकृतिक नमी 25% है। तो मिट्टी का प्रभुत्व क्या है? ऑप्शंस आर ए सिल्ट, बी क्ले, सी फाइन सैंड, डी ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज क्ले। इसे कैलकुलेट करने के लिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स को फाउंड आउट करना होता है। उसके लिए इंडेक्स के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है आईसी, जिसको डिनोट करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिमिट पुट करनी है, लाइक लिक्विड लिमिट जो है यहाँ पर 54% है मान लीजिए। उसके बाद जो प्लास्टिक वेस्ट है वो 27% है और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर 25% है। तो इलास्टिसिटी कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है IC इज इक्वल टू WL माइनस W डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। तो इसमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होता है इसमें नेगेटिव मीन्स का मतलब होता है कि जो W है वो ग्रेटर है WL से। तो इसमें जो सॉइल होती है ये लिक्विड स्टेट के अंदर होती है और ये बिहेव करती है एक लिक्विड की तरह। तो इसका जो आंसर है कैलकुलेट करने के बाद वो आ जाएगा 1.074। कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसका मतलब सॉइल जो है वो एज अ सॉलिड की तरह बिहेव करती है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्ले। क्वेश्चन नंबर 112, द कमर्शियल कोल माइनिंग मिनिस्ट्री रिसीव्स हाउ मेनी बिड्स फॉर द ऑक्शन ऑफ कोल माइंस फॉर द कमर्शियल माइनिंग। वाणिज्यिक कोयला खनन मंत्रालय को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के लिए कितनी बोलियां प्राप्त होती हैं? ए 35, बी 36, सी 37, डी 38, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए, ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है डी ऑप्शन, 38 बिड्स। क्वेश्चन नंबर 113, when the reservoir is full, the maximum compressive forces in a gravity dam is produced at। जब जलाशय भर जाता है तो गुरुत्व आकर्षण बांध में अधिकतम संपीड़न बल उत्पन्न होता है। ए एट द टो, बी एट द हिल, सी विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस एंड डी एट द सेंटर ऑफ बेस। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। Answer is C option, within the middle third of the base. Number 114, in rapid sand filter the depth of tank varies in between A 1 meter to 2 meter, B 2.5 meter to 3.5 meter, C 3 meter to 3.5 meter and D 0.6 meter to 0.9 meter. E none of the above, more than one of the above. सभी अपना आंसर दीजिए, try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन, 2.5 मीटर से 3.5 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 115, सीपेज थ्रू द एम्बैंकमेंट इन अ अर्थ डैम इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक मिट्टी के बांध में तटबंध के माध्यम से रिसना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए ड्रेनेज फिल्टर, बी ड्रेन ट्रेंच,
C. Relief valves, and D. Provision of the downstream berms. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer in the comment section. आंसर है B ऑप्शन, ड्रेन ट्रेंच. एस्पिरेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज फुल पेपर 2 सुपर टेस्ट सीरीज. तो इस पेपर में हमने कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करने की कोशिश की है और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन योर सिलेबस पैटर्न एंड द एग्जाम पैटर्न. तो आप सभी इन क्वेश्चंस को सुपर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए विद द टाइम लिमिट. जो टाइम लिमिट है उसी टाइम लिमिट से आपको इसको प्रैक्टिस करना है और अपना स्कोर देखिए कि आपके स्कोर में कितना इंप्रूवमेंट है. जो प्रीवियस सुपर टेस्ट सीरीज हैं उनको भी आप सॉल्व कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए. उसके बाद फुल लेंथ सुपर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहिए. और जिस भी कैंडिडेट को बुक्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है. फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो यहाँ पर मेंशन है 7982465122, यहाँ पर आप हमें प्रोसेस के अकॉर्डिंग सारी कंप्लीट डिटेल सेंड करेंगे रिगार्डिंग द बुक स्टडी मटेरियल. या फिर आप हमें ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं dreamis32@gmail.com. तो ये बुक के लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. ये बुक जो है ये बायलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में. और यहाँ पर हमने कंप्लीट सिलेबस कवर किया है फॉर योर एग्जाम. और इस बुक के अंदर सारा सिलेबस आपका विद सुपर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, सुपर टेस्ट सीरीज पेपर 1 और 2 के साथ हमने आपको दिया है. साथ में हम करंट अपडेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे. जो भी कैंडिडेट्स ये बुक हमसे परचेज करेंगे तो उनके लिए हम स्टडी मटेरियल, अपडेटेड करंट अफेयर्स भी आपको देंगे, तो जिससे कि आपका सारा कंप्लीट सिलेबस इसी स्टडी मटेरियल बुक से कंप्लीट हो जाएगा. फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक टॉपिक्स के लिए आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते रहिए और यहाँ पर देखते रहिए. अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप वीडियो को जाकर सुपर टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है और थ्योरी सीरीज की वहां पर जाकर दे सकते हैं. और डेली करंट न्यूज के लिए और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से है. और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के थ्रू भी अपनी क्यूरीज पुट कर सकते हैं. तो कैंडिडेट्स आपके लिए हमने फुल यहाँ पर प्रिपरेशन प्रोवाइड की है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. और अदर्स पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं सुपर टेस्ट सीरीज के थ्रू. इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमसे पुट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन या फिर ईमेल आईडी के थ्रू. तो आपका स्कोर कितना है, सभी सीरियस कैंडिडेट्स अपना स्कोर जरूर मेंशन करें सो दैट हम देख सकें कि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो रही है टेस्ट सीरीज के थ्रू. आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए. हम आपको ऐसे ही एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे टू क्रैक दिस एग्जाम एंड फॉर योर सक्सेस इन द एग्जाम. सो आपकी नेक्स्ट थ्योरी क्लास की सीरीज के लिए हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं. और नेक्स्ट शेड्यूल जो होगा सुपर टेस्ट सीरीज का वो कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम चैनल पर हम पोस्ट कर देंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको यहाँ से एक राइट प्रिपरेशन मिल सके. सो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी. जय हिंद.